नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मानवाधिकार यानी कि मनुष्य के अधिकार, जो उसे संविधान से प्राप्त है वो अधिकार, जो उसे देश से मिले हुए हैं वो अधिकार। लेकिन हाल ही के दिनों में मानवाधिकार बहस का मुद्दा बन गया है। खासकर हमारे देश में मानवाधिकार को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। इसे लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। विपक्षी दल इसके सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी छोटे से मुद्दे को मानवाधिकार से जोड़ देते हैं, दुहाई देते नजर आते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय नेताओं और दलों को यह शब्द आजकल बहुत याद आ रहा है, क्योंकि सेना जब भी आतंकवादियों या उनसे संबंधित लोगों को निशाना बनाती है, उनका मानवाधिकार का रोना शुरू हो जाता है। लेकिन उनको कश्मीरी पंडितों या फिर सेना की कुर्बानियां नजर नहीं आती, वो नहीं दिखता। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ना तो विपक्ष को दिखाई दे जाता है, लेकिन राजस्थान में दलित की पीट पीट कर हत्या पर विपक्ष मौन साध लेता है। पहलू खान की हत्या तो दिखती है, लेकिन चंदन की मौत पर सांप सूंघ जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस के बहाने पीएम मोदी ने विपक्ष को न सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि विपक्ष की जमकर क्लास भी लगाई। पीएम मोदी ने कहा, मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, उस पर राजनीतिक चश्मा चढ़ा दिया जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू में उसे तोला जाता है। यानी कि साफ है पीएम का किस पर निशाना था। पीएम के संबोधन से साफ हो गया कि सरकार किसी भी हाल में विपक्ष को मानवाधिकार पर राजनीति नहीं करने देना चाहती। पीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या विपक्ष मानवाधिकार के नाम पर वाकई में राजनीति कर रहा है? क्या सिलेक्टिव सोच के साथ उठाए जाते हैं मानवाधिकार के मुद्दे? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ करेंगे अपनी चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तरह से विपक्ष को घेरा, किन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जरा देखिए, सुनिए। लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। सुना आपने किन शब्दों के साथ किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या मानवाधिकार बनता जा रहा है सियासी हथियार? इसके अलावा पीएम की नसीहत, क्या विपक्ष कर रहा मानवाधिकार को लेकर सियासत? ये भी बड़ा सवाल। सिलेक्टिव अप्रोच की बात कही गई, यह आरोप लगाया गया विपक्ष पर, क्या विपक्ष की मानवाधिकार को लेकर यही है सोच? ये भी बड़ा सवाल। विपक्ष की सोच, क्या पीएम के बयान से लगी है चोट? पीएम का हल्ला बोल, क्या विपक्ष की खुल गई है पोल? आज इस सवाल का भी जवाब खोजने की करेंगे कोशिश। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की विपक्षी आवाज, क्या राजनीतिक दलों का कराएगी बेड़ा पार? दलितों को लेकर दोहरा रवैया, क्या विपक्ष को पार कराएगा ये चुनावी नैया? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अतुल लोंढे पाटिल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका सर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। एचआरडीआई के सेक्रेटरी जनरल राजेश गोगना हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। रवि पाराशर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका भी। उषा श्रीनिवास भी हमारे साथ है, मानवाधिकार एक्टिविस्ट। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत उषा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आप मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, बेहतरीन तरीके से बता पाएंगी आपकी ये हो क्या रहा है? क्या वाकई में मानवाधिकार जैसे अहम मुद्दे पर सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई जा रही है? क्या वाकई में इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है? और अगर हाँ, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण, कितना खतरनाक? मानवाधिकार में सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि मानवाधिकारों का मतलब क्या है। मानवाधिकार का मतलब ये है हर इंसान, हर सिटीजन को, हर नागरिक को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, उसके अधिकार जितने
है और उसको जीने ना दिया जाए, जी ये ना दिया जाए, उसके अधिकारों को हनन। तो जिस तरह से हम बात करते हैं, आज हम कहने के राजनीतिक चश्मे से भी हमें देखते हैं उन अधिकारों को। हाँ मानवाधिकार का एक अवेयरनेस हम कहते हैं, लेकिन उन अधिकारों को नहीं पता है। अगर हम अधिकारों को पता ठीक है, यानी कि आपके मुताबिक मानवाधिकार के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर उषा जी पहुंच नहीं पा रही है। मैं जब तक उसको ठीक करवाती हूँ आपके पास लौटती हूँ, तब तक रवि पाराशर जी आपका रुख करना चाहूंगी। कौन है वो लोग जो सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं मानवाधिकार के मुद्दे पर है? आज जो बयान पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया, जिस तरह से विपक्षियों की क्लास ली, क्या लग रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, और उन लोगों को किन शब्दों के साथ एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, किन शब्दों में उन लोगों की व्याख्या की जाए जो वाकई में इस तरह की अप्रोच अपनाते हैं, और ये लोकतंत्र के ऊपर कितनी बड़ी चोट मानी जाए? देखिए शिल्पा, रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, मानवाधिकारों की रक्षा होनी ही चाहिए, न केवल भारत में बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से जब तब मानवाधिकारों की व्याख्याएं करती रहती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। भारत में तो प्रधानमंत्री का जो संबोधन आज का था, जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हुई हैं, जैसा कि मीडिया में बातें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों ने सिलेक्टिव किलिंग्स हिंदू और सिखों की हैं, उसकी तरफ प्रधानमंत्री का इशारा, हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया ने एज्यूम ये मान लिया कि प्रधानमंत्री का इशारा उसी तरफ है। और जो ज्यादातर टीवी डिबेट सुबह से मैं देख रहा हूं इस विषय पर, जब से भाषण हुआ है दोपहर बाद से, तो फिर बहुत सारे गड़े मुर्दे, अखलाक और जाने क्या क्या, राजस्थान, बहुत सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं। देखिए, मानवाधिकारों का मुद्दा, मानवाधिकारों की रक्षा का मामला कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आधुनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात अलग है कि भारत में 28 साल हुए हैं केवल मानवाधिकार आयोग के गठन को। लेकिन जब प्राचीन काल में दो राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, उस समय भी बाकायदा युद्ध में शत्रु का संहार करने की भावना के साथ ही युद्ध लड़े जाते थे, लेकिन कुछ नियम कायदे रहते थे, जैसे कि सूर्यास्त हो जाएगा तो उसके बाद युद्ध नहीं होगा, और सूर्यास्त के बाद जो घायल सैनिक हैं उनको इलाज के लिए ले जाया जाएगा, एक दूसरे के खेमों में जा करके कुशल क्षेम पूछ सकेंगे। तो मानवाधिकार का जो असल मसला है, जिस तरह से वैश्विक जो शक्ति संतुलन है उसके हिसाब से बदल जाता है, वो बहुत चिंता की बात है। अभी हमने देखा कि पिछले 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की, वहां के जो बाशिंदे हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तालिबान से संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन 20 साल बाद बाकायदा उसी अमेरिका ने उसी तालिबान से युद्ध विराम किया, समझौता किया और उनकी ही सरकार बना के चले गए। तो ये एक व्यापक मसला है। केवल और केवल भारतीय संदर्भों में एक पॉलिटिकल राजनीतिक नकारात्मकता के दृष्टिकोण से इसे हम न देखें, वैश्विक स्तर पर देखें तो एक गंभीर मसला है। और मनुष्य को मनुष्य के अधिकारों की वकालत करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। जो दुर्भाग्य से आज जो सामाजिक कटुता का जो माहौल है, नकारात्मकता का जो माहौल है, इतना संचार का जो साधन, एक पलक झपकते ही सारी सूचनाएं इधर से उधर हो जाती हैं। वैज्ञानिक प्रगति चरम पर है, लेकिन आदिम युग में जिस तरह से होता था, पीट पीट कर लोगों को मार देना, सिलेक्टिव अप्रोच के साथ हिंदू मुसलमान सिख धर्म पूछ कर लोगों की हत्या कर देना, और उसके खिलाफ पॉलिटिकल आवाजें एक सुर से न उठना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजेश कोकना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है, मानवाधिकार के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष क्या अपने अपने चश्मे के साथ राजनीति कर रहा है, और क्या किया जाना चाहिए इस समय? भाई, मानवाधिकार का मुद्दा कितना संवेदनशील है हर कोई जानता है। आप तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते होंगे, सेक्रेटरी जनरल हैं आप HRDI के, यानी कि ह्यूमन राइट डिफेंस इंटरनेशनल के। किस तरफ ये मामला आगे बढ़ता हुआ, और पीएम नरेंद्र मोदी जिन लोगों के बारे में जिक्र कर रहे थे, किस तरफ इशारा? मैंने प्रधानमंत्री जी की वो
राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो इस उनकी जो बयान है इसके बारे में तो कोई दो राय हो नहीं सकते कि मानवाधिकार के किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया भर में ये भी सत्य है कि मानवाधिकार के मुद्दों का राजनीतिकरण दुनिया भर में होता है। और मानवाधिकार का पक्ष जो है, एक पक्ष जो है उसको मानता है ये कि ये राज्य के खिलाफ बहुत ही षड्यंत्र है, और दूसरा पक्ष मानता है कि यह राज्य से नाखुश लोगों के मानवाधिकार का हनन है। तो इस प्रकार का एक कॉन्फ्लिक्ट जोन आपस में एक वो दुनिया भर के अंदर चलता है। और राजनीति जो भी लोग ह्यूमन राइट्स में काम करते हैं उनको इस बात का पता रहता है कि हर मुद्दे का राजनीतिकरण होगा, और हर मुद्दे के राजनीतिकरण के बावजूद ये मानवाधिकार संगठनों का और मानवाधिकार जो कार्यकर्ता हैं उनका काम होता है कि जो विक्टिम्स हैं स्टेट ऑपरेशन के, मतलब जो, क्योंकि मानवाधिकार का जो मूल काम है वो है कि यदि सरकार द्वारा नागरिकों का के ऊपर कुछ अनाचार हो रहा है या कुछ अट्रॉसिटीज हो रही हैं, तो उनको बचाना, उनको डिफेंस करना, उनको डिफेंस प्रोवाइड करना, ये एक मानवाधिकार का मूल काम होता है। तो इसमें अगर कुछ लोगों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो मानवाधिकार संगठनों का तो काम ही यही है कि वो जाएं और देखें कि ये मानवाधिकार, ये जिन लोग जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो अकेले लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, या जो अपनी बात को उठा पाने में असक्षम है, उनके अधिकारों का रक्षण होना चाहिए। यही मानवाधिकार का काम है। और जैसे अभी हमारे एक मित्र ने अभी बोला भी कि कश्मीर का शायद उन्होंने बोला कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ की हत्या है वो गलत है, वो गलत नहीं है। तो वो मान लीजिए एक व्यक्ति की कोई आतंकवादी आके हत्या कर देते हैं, ये तो एक बेसिक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है कि ये ऐसा कैसा हो रहा है कि इतने सारे आतंकवादी कश्मीर में, यानी कि कहा जा सकता है राजेश जी कि राजनीति के मकसद के साथ तमाम लोग अपने अपने तरीके से उसे डिफाइन करते हैं, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और इससे बड़ी विडंबना की बात और क्या हो सकती है। नहीं जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि अगर दो टीचर्स की या प्रिंसिपल साहब की हत्या होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी राज्य का काम था कि जो माइनॉरिटीज वहाँ पर हैं उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। और हत्या के बाद ये कहना कि इन्होंने हत्या कर दी और गलत किया, वो ठीक नहीं है। हत्या ना हो इसका भी पूरा प्रबंध राज्य की जिम्मेदारी थी। नो डाउट कि उनके साथ जिनकी हत्या हुई है उससे ज्यादा गमगीन और उससे ज्यादा बुरा और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। हत्या कर दी गई, और हत्या इस कारण से क्योंकि वो एक विशेष धर्म से या विशेष जाति से संबंध रखते थे। तो इसका तो सभी लोग भर्त्सना करना ही चाहिए। अगर कोई इसकी भर्त्सना नहीं करता और मारने वालों के साथ खड़ा हो जाता है तो ये सिर्फ मानवाधिकार की पॉलिटिसाइजेशन नहीं है, ये बेसिक मानवता का भी वो कर रहे हैं कि ठीक है, हम हत्या भी करेंगे और हमें हत्यारे भी ना बोला जाए। तो वो एक बहुत ही ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए हैं। अतुल पाटिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अतुल जी, क्या वाकई में जो बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कही, विपक्ष मानवाधिकार के मुद्दे पर राजनीति करते हुए अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? और आप मुझे ये बताइए, मानवाधिकार के मुद्दे पर ये तेरा मानवाधिकार, ये मेरा मानवाधिकार कैसे हो सकता है? शिल्पा जी, कतई नहीं हो सकता। ये तेरा मानवाधिकार, मेरा मानवाधिकार, मानवाधिकार सभी मानवों का है। एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं, और फिर दूसरी तरफ जब महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है तस्वीर के ऊपर, तो उसकी निंदा नहीं करते हैं। तो ये डिवाइडर इन चीफ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना नाम कमाया है, दुनिया देखती है। दूसरी बात, इस देश का गृह मंत्री, उसका बच्चा निर्ममता से, निर्दयता से जो किसान वापस जा रहे उनके गाड़ी के नीचे कुचल देता है, और जब तक प्रियंका जी वहां जाती नहीं है तब तक उसका एफआईआर में नाम आता नहीं है, बल्कि प्रियंका जी को रोका जाता है। 24 घंटे से ज्यादा कानून का हनन करके रोका जाता है। ना उनको एफआईआर की कॉपी दी जाती है, ना उनको उनके वकील को मिलने दिया जाता है, और ना ही बताया जाता है कि किस तहत। और 151 की बात करते हैं आईपीसी के, ये मानवाधिकार के जो एक्सपर्ट बैठे उनको पूछिए,
दूसरी बात, हाथरस में क्या हुआ था, जिनको न्याय नहीं मिल सकता था उनको मिलकर एक सॉलिडरिटी दिखाने की बात प्रियंका जी कर रही थी। क्या हुआ उसके माँ बाप को आपकी उसको बात हल्दी ठीक लगाने है, को नहीं मिली, आपकी वो बात बेटी ठीक है को उसे अतुल उसके पाटिल जी, अंतिम लेकिन संस्कार सवाल करने का फिर अधिकार आप नहीं पर मिला। ये उठता है शिल्पा जी, कि आप क्या बचाने की आपको कोशिश मत कीजिए। नहीं सर, मेरा आप सवाल बचाने तो की सुनिए, मैं कोशिश बचाने मत की कीजिए कोशिश मोदी नहीं जी कर को। रही हूँ। ये अरे मोदी सर, जी ये जब हमारा से काम आए हैं नहीं तब से है, इस देश हमारा में काम है सवाल विभाजन पूछना, का काम हुआ पक्ष है। से भी और विपक्ष से भी, और मैं विभाजन अपना का काम काम कर हुआ रही है। हूँ, मुझे अपने काम करने जब दीजिए सर। माइग्रेंट लेबर ठीक है, दिल्ली में लेकिन आना लेकिन अपने आप मुझे ये यूपी में वापस बताइए, जाना चाहते आपको थे जितनी और चिंता यहाँ प्रियंका पर जी ने दलितों उनके लिए की, किसानों की, गाड़ियां उत्तर मुहैया प्रदेश कराई में थी, हो रही है, तो केवल प्रियंका जी ने जहाँ गाड़ियां चुनाव मुहैया होना करी, है, इसलिए उनको जाने नहीं राजस्थान दिया के गया। हनुमानगढ़ में क्या होता है एक दलित के साथ, या राजस्थान के अन्य तमाम जिलों में जिस तरह से शिल्पा बर्ताव जी, किया जाता है, जो कानून तस्वीरें किस सामने तरह आती से है, काम उस पर आप करता लोग है? आंखें क्यों कहीं मूंद पर लेते भी हैं? अन्याय ये होता सवाल है। फिर आपसे पूछा जाता है, इस पर और क्या वहाँ जवाब पर होगा? कानून किस जैसे काम करता है ये महत्वपूर्ण है। अगर अन्याय हुआ है तो बीजेपी का कोई नेता वहां जाकर मुद्दा क्यों नहीं उठाया उन्होंने? इसकी वजह यह है कि वहां पर कानून व्यवस्था है, वहां कानून के आगे सब बराबर है। ठीक क्या है। आज तक इस देश के गृह मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा हुआ? नहीं हुआ। मैं दावे से कहता, अगर कांग्रेस का मंत्री ऐसा करता ना तो 1 घंटा नहीं लगता उसको घर वापस जाने में। ये वहां बैठा है और इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। क्या मानव अधिकार, क्या न्याय उनको मिलने वाला है किसानों को? नंबर 1। नंबर 2, आज हमारे 5 जवान शहीद हुए। क्या किया केंद्र सरकार ने? क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया? पंजाब सरकार ने नौकरी मुहैया करने की बात की और जो सपोर्ट देने की बात की। उन्होंने जो शहादत दी है उसका सम्मान किया। ये होता है मानव अधिकार की तरफ अपना रवैया। ऐसे मैं कई चीजें आपको गिना सकता हूं। जिस तरह से मानव अधिकार का हनन हुआ है, जिस तरह से मनुस्मृति को फिर से लागू करने के लिए इस देश के बहुजनों को, इस देश के दलितों को, इस देश के अल्पसंख्यकों को, इस लेकिन देश फिर के सवाल तो यही आदिवासियों उठता है ना, को ठीक है सर, उनके आइए आपके अधिकारों पास से कपिल वंचित श्रीवास्तव किया भी जा रहा मेरे है साथ पिछले जुड़े 7 हुए साल हैं से। कि मानव उसको अधिकार कोई के नकार मुद्दे नहीं पर, सकता है। मानव अधिकार के हनन के मुद्दे पर सियासत क्यों? कपीश जी, आपने मुझे पूछा शिल्पा जी। कपीश देखिए देखिए शिल्पा जी, सबसे पहली चीज तो ये कि विधि की दृष्टि में मानवाधिकार का जो परिभाषित किया गया है जी, वो ये है कि मानव अधिकार जो होते हैं, ये अधिकार ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, एक अधिकारों की गठरी होती है, उसमें तमाम अधिकार बांध करके गठरी में बांध दिए जाते हैं, ठीक। लेकिन एब्सोल्यूट मानव अधिकार के अंदर नहीं होते हैं। हाँ, पहली चीज। दूसरा ये कि किसी भी मनुष्य का गरिमापूर्ण जीवन जीना ही मानव अधिकार है, और ये रक्षित और संरक्षित करने का काम मानव अधिकार का सरकार का होता है, पाल्य का होता है। ठीक है, तो मानव अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो उसके लिए भी दोषी सरकार है। और दूसरी चीज आपको बता दें, रक्षित और संरक्षित अगर नहीं कर पा रही है सरकार, तो इससे बड़ी मानव अधिकार की उपेक्षा नहीं होती। बहुत अच्छा लगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने मानव अधिकारों पर चिंता जाहिर की है। चलिए, कम से कम अटल जी की वो वाकया मुझे सामने याद आ रहा है, जब गोधरा घटना हुई थी और उन्होंने इन्हीं मोदी जी को राजधर्म सिखाया था, और वो शायद मानव अधिकार के रक्षार्थ ही सिखाया था, जहां 2 महीने तक दंगे होते रहे। और जब बाद में जब चुनाव हुए और चुनाव में जिन क्षेत्रों को भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वहां आत्ममंथन करने के बाद वहां के हारे हुए विधायकों ने कहा था कि अगर यहां भी दंगा हो गया था तो हम भी जीत जाते। तो मानव अधिकार तो होते हैं। और मैं दूसरी चीज पूछता हूं, जब दलित बच्ची के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कानून के पद पर बैठे हुए श्रेष्ठ ये कह रहे थे कि बलात्कार नहीं हुआ, और सीबीआई इंक्वायरी में आ गया कि बलात्कार हुआ, और चालो मुलजिम बने। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी उस बच्ची के परिवार वालों को धमका रहे थे, पूरा वीडियो था। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, हाँ, आप लोगों को भी वहां हाँ, पर 3 दिन धरना देना पड़ा था। नहीं 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 नहीं, सुनिए 3 दिन धरना देना पड़ा था। तो वहां पे बात होती है कि रक्षित करने का काम किसका है? मानव अधिकार का, सरकार का। और हनन कौन कर रहा है? सरकार कर रही। हम आप कर ही नहीं सकते हैं, हम आप केवल आवाज उठा सकते हैं। अभी ये कहेंगे कि लखीमपुर की घटना हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मारे गए, उनका भी तो मानव अधिकार था। अरे बिल्कुल था, इसमें कहां दो राय है।
इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को मानवाधिकार की याद सबके आ लिए रही समान है, तो न्याय क्यों नहीं सबके लिए लखीमपुर चले समान गए है। थे मानवाधिकार को रक्षित करने के लिए? ठीक है, इस सवाल का जवाब जल्दी से नहीं, रक्षित अश्विनी करने शाही क्यों नहीं चले गए थे? ठीक है। लखीमपुर एक दिन के लिए मानवाधिकार का चित्राओं रक्षण की लाशों पर खड़े होकर सरकार के का जो काम राजनीति करते हैं, हनन हो वो रहा है, मानवाधिकार उसे देख रोकना रहे हैं। सरकार का काम है। ये पूरी तरह से सरकार का फेलियर है और पीएम मोदी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अश्विनी शाही जी, जवाब आपका। शिल्पा जी, देखिए, जो भी फेल्योर है देश में सब सरकार का है, लेकिन हनन पर आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को आईना दिखाया है, मैं कहना चाहता हूं हनन होता है वहां जब इस देश की एक जो है पूर्व मुख्यमंत्री खड़े होकर कहती हैं कि हमारे फौजियों की गोली से मरने वाला जो है वो गोली और जो आतंकियों की गोली से मरने वाला व्यक्ति हम सबको एक बराबर मानते हैं। हम एक दोनों को एक बराबर मानते हैं। हाँ। ये कौन सा जो है वो मानवाधिकार का हवाला देती है कि हमारे फौजी किसको मारते हैं? हमारे फौजी आतंकवादियों को मारते हैं। और आतंकियों की गोली से कौन मरता है? आम आदमी मरता है। वो दोनों गोलियों को एक कहती हैं, मानवाधिकार का हनन वो भी करती हैं। उत्तर प्रदेश में आज हम लखीमपुर और हाथरस में घिर के रह जाते हैं। आपने हवाला दिया कांग्रेस के हमारे साथी को, अलवर में, जालौर में, वहां पर भी मानवाधिकार का हनन होता है। लेकिन देखिए, एक नैरेटिव सेट किया गया। रवि जी ने अच्छा कहा कि आजकल किसी तरीके से कहां पर आप क्या सेट कर ले जाते हैं, ये आपका है। आज एक हिंदुस्तान में कुछ संस्थाएं हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, अगर कुछ भी हुआ वो मानवाधिकार के नाम पर एक मोमबत्ती लेकर चले जाते हैं चौराहे पर। कोई चला जाता है उनके घर पर पुरुषा हाल पूछने, वो ये नहीं पूछता है दूसरे पक्ष के साथ उसका भी मानवाधिकार होता है। अभी हमारे कपीस भाई ने कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता दूसरे मरे वो अभी एक कहेंगे। कहना नहीं है कपीस भाई, ये हर जगह देखा गया है कि अगर सरकार के विपक्ष में कोई काम हो रहा है वहां आपको मानवाधिकार दिखता है, और सरकार के पक्ष में कोई चीज आता है वहां मानवाधिकार किसी भी विरोधी दल को नहीं दिखता है। वहां वही बात को आज इंगित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि राजनीतिक रूप से कहीं भी मानवाधिकार को नहीं परिलक्षित करना चाहिए कि वहां पर उनको दिखाई दे कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। मानवाधिकार है, आयोग बना है, अच्छी बात है, चीजें चलनी चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं, मानवाधिकार है, उस पर एक मत होना चाहिए, वो सबके लिए समान होना चाहिए। पक्ष का अलग, विपक्ष का अलग, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और राजनीति इस पर तो बिल्कुल भी नहीं। उषा जी जल्दी से कुछ कहना चाह रही हैं। उषा जी 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा, जल्दी से बोलिए। सबके लिए समान है, सरकार ने सबको समान कानून दिए हैं। हाँ। आज हम ये बात कर रहे हैं कि दलित लड़की के साथ जो भी हुआ, रेप हुआ, हम उसकी बातों को उठा रहे हैं। हाँ। वो बात बिल्कुल सही है। और पहले तो ऐसे मुद्दे सामने ही नहीं आते थे, दबा दिए जाते थे। हाँ। अब वो मुद्दे सामने आते हैं और उनको सॉल्व भी किया जाता है। हम इन चीजों की तो बात कर रहे हैं, हम उन चीजों की भी बात करनी चाहिए जो मानव को अधिकार मिले थे, जो जनता को अधिकार मिले थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके क्या अधिकार है। जो गांव में रहने वाला अनपढ़ किसान है, या फिर जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं जिनको शिक्षा का भी अधिकार है, समान अधिकार शहर में रहने वालों को भी मिले हुए हैं। हाँ। जो अधिकारों का उनको पता नहीं था, आज सरकार और जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, एनजीओ हैं, सोसाइटीज हैं, उन्हें एटलीस्ट पता लग रहा है, उनको पता लग रहा है, वो सक्रिय हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। वो भी तो अधिकारों का हनन है। अगर उनको अधिकारों को उनको बताया ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है या फिर उन्हें बताया नहीं जा रहा है, तो वो भी मानवाधिकार के हनन की कैटेगरी में आएगा। चलिए ठीक है, आऊंगी आप सभी के पास। फिलहाल मेरी मजबूरी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा बहुत जोर से। ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, करेंगे जाने की कोशिश कि मानवाधिकार जैसे बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर भी आखिरकार राजनीति क्यों हो रही है, और इसे तमाम राजनीतिक दल सियासी हथियार क्यों बनाना चाहते हैं। पक्षों से ब्रेक लौटेंगे। चल ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज चर्चा हो रही है मानव अधिकार को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विपक्षियों को कटघरे में खड़ा करते हुए जमकर उन्हें खरी खरी सुनाई, जमकर विपक्षियों की क्लास दी। इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, सवाल मसलन कि मानवाधिकार को लेकर ये जो सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई जा रही है, क्या विपक्ष की मानवाधिकार को लेकर यही है सोच? विपक्ष की सोच क्या पीएम के बयान से लगी है चोट? पीएम का हल्ला बोल क्या विपक्ष की खुल गई पोल? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रही कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए, उषा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जो बात कही थी वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, धरातल पर उतर कर काम करती हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता है,
ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने होंगे, बहुत सारे केसेस आपने हैंडल किए होंगे। आखिर क्या किया जाना चाहिए? कम से कम मानव अधिकार जैसे मुद्दे पर राजनीति ना होने पाए, क्या इसका समाधान नजर आता है? कैसे इसे राजनीति से बचाकर रखा जा सकता है ताकि अगर कहीं भी किसी भी राज्य में, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी सरकार में मानवों का, उनके अधिकारों का हनन ना हो सके, खुलकर वो अपनी आवाज उठा सके। वो चलती ही रहेगी, ऐसा देख के लगता है। ये तभी संभव हो सकता है जब सारी विपक्षी पार्टियों की जो सोच है वो एक हो जाए। उनको ये समझना चाहिए कि हम देश के जो नेता हैं, हम देश के प्रधानमंत्री, कोई भी पार्टी हो, हम सबको मिलके नागरिकों, जो लोगों के लिए, अपने जो हमारे नागरिक हैं, देश के जो देश के में सोचेंगे कि जो विपक्ष है वो, अगर जो करंट सरकार है, जो भी सरकार काम कर रही है, उसके कामों में दखलंदाजी करेंगे और जान के उनको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, तो ये कभी भी लड़ाई खत्म नहीं हो सकती है। जैसे अब देखिए, अब मैं कोरोना का एग्जांपल देती हूँ। जब कोरोना काल आया पिछले साल, और इस साल भी महामारी हमने देखी है, हमने देखा है, चाहे वो किसी भी स्तर के लोग हो, चाहे वो शहर है, चाहे वो गाँव है, चाहे वो कस्बा है, हर किसी ने सहन किया है। अब उसमें भी जब हमारी सरकार काम कर रही थी, फ्री अनाज सबको बांट रही थी, सबके रहने का इंतजाम कर रही थी, जो लेबर थे वो परेशान थे कि घर जाए या क्या करें, उस पर भी इतने सारे मुद्दे उठा दिए गए कि हैशटैग डिजाइन मोदी के नाम से इस तरह से नारे लगाए जाने लगे कि ये अब सरकार संभाल नहीं रही है। तो ये जो महामारी है, हमने अपने जीवन काल में हमारे सामने पहली बार आई है, और इसकी तैयारी जिस तरह से करी गई, इसीलिए भारत इतना भी जो हम संभाल पाए हैं। जो उन सबकी मेहनत थी, उनकी स्ट्रैटेजीज जिस तरह से बनाई थी, इस टाइम पे ये चाहिए था कि सारे विपक्ष के जितने भी दल के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, अगर वो आगे आके हमारी सरकारों के साथ हाथ मिलाएं सब आपस में, कि हमें सबको मिलकर जूझना है इस स्थिति को, हमें लोगों के लिए काम करना है। तो ये जो राजनीति की लड़ाइयां हैं, अपने अपने एजेंडे को पीछे छोड़ते हुए लोगों की भलाई के लिए काम करने के बारे में हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा। राजेश कोगना जी, आपको क्या लग रहा है, ये कितना संभव है, कितना प्रैक्टिकल है? जी, तो दुख की बात है कि हमारे इस भारतवर्ष में 70 वर्ष की या 72 वर्ष की आजादी के बाद तकरीबन 80% जनता अभी भी गरीब है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को तो राशन मिलता है मुफ्त, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 20 करोड़ लोग और भी ऐसे हैं जिनको मुफ्त राशन मिलना चाहिए। तो तकरीबन 100 करोड़ लोग 130 करोड़ की आबादी में ऐसे हैं जिनके पास खाने के लाले हैं आज की तारीख में। अगर यदि उनको सरकार ना दे तो वो भूखे मर सकते हैं। तो ये गरीबी और ये जो असमानता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही अमीर से अमीर हुए जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब से गरीब हुए जा रहे हैं। इतनी बिलो पॉवर्टी लाइन में अधिक लोगों का जाना और अमीर और गरीबों के बीच का जो दायरा है वो वैसे का वैसा ही बना हुआ है जो सन 2030 और 40 के बीच में था। ये दायरा, ये दूरी अभी भी उतनी है। तो ये दूरी मानव अधिकार का असली हनन, अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है, ये मानव अधिकार का सबसे मूल हनन है। और इतनी संख्या में गरीबों का होना, ये भी मानव अधिकार का मूल हनन है। तो किसी का मरना वो तो दुखदायी है, चाहे वो दलित है, चाहे वो स्वर्ण है या कुछ भी है। लेकिन इतनी गरीबी और इतनी असमानता जिस देश में बर्दाश्त की जाती है, और जो देश इन चीजों को 70-72 बरस तक लगातार बर्दाश्त करता है, तो ये एक मूल मानना है। मुझे लगता है कि आप इस मुद्दे का जितना राजनीतिकरण करना चाहते हैं करो, और सब सरकार को बताएं, और लेकिन लोगों की भलाई के लिए कमियां उजागर करते हुए सरकार बताए की कोशिश होनी चाहिए। ये असमानता खत्म होनी चाहिए। ठीक है, ये असमानता खत्म होनी चाहिए, और ये जब तक खत्म नहीं होगी, जाहिर तौर पर विपक्ष तो फिर सवाल पूछेगा। अश्विनी शाही जी, देखिए शिल्पा जी, मैं ये चाहूंगा कि आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, कोई किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ मानवाधिकारों का हवाला देते हुए कश्मीर में भारत पर अटैक करने की बात करता है, कि कहीं न कहीं जहां पर भी उसको भाषण देने का मौका मिलता है वो देता है। इसी तरीके से 2005 में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जो है विरोध भी किया था, कांग्रेस ने उसका विरोध किया था।
तो उसी तरीके से आज भारत के अंदर जो पार्टियां हमारे विरोध में है सरकार के, ये सत्ता के ऊपर जो है हमला करने की बात हमेशा करती हैं। ये सरकार यहां पर जो है मानवाधिकार का हनन कर रही है। अभी कपीस भाई ने बड़े उदाहरण दिए और सरकार को ही दोषी ठहरा दिया। तो आज के परिदृश्य में कहा जाए, देखिए भारत, अभी रवि जी ने कहा, भारत हमेशा जो है दया का, न्याय का, सहिष्णुता का एक प्रतीक रहा है। त्रेता में, द्वापर में जब युद्ध हुए हैं तो शाम को युद्ध बंद होने के बाद दोनों लोग एक दूसरे तरफ आते थे, जाते थे। वहां संवेदना थी। आज संवेदना मर चुकी है और कहीं भी विरोध जहां भी है, जो राजनीतिक दल के द्वारा है, उनके द्वारा शुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से मानवाधिकार हनन का मामला उठाया जाता है और किया जाता है। ये बार बार इसलिए किया जाता है कि सत्ता को दबाया जा सके और सत्ता को ये बताया जा सके कि आप फेल हो चुके हैं, आप यहाँ पर मानवाधिकार का दिया है अश्विनी शाही जी कि भाई मानवाधिकार के रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर उसमें हनन होगा तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा। इसमें आप विपक्ष को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? देखिए, विपक्ष को रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, मानवाधिकार की। लेकिन विपक्ष अगर कोई चीज तेरा मेरा क्यों होता है, जो मैंने पहले भी कहा, मानवाधिकार है। जो आप लेकर आए ये मेरा कैसे है? जालौर की में दलित की हत्या जो है वो तेरा है और लखीमपुर में मेरा है। लखीमपुर में ही अगर दो तरह की घटनाएं होती हैं तो उसको दो तरफ बांटा जाता है। पार्टी के द्वारा जहां पर शासन चलाया जा रहा है वहां पर भी तो आंखें खोलकर देख लेना चाहिए। अतुल पाटिल जी, इस पर सीधा सा जवाब आपसे चाहूंगी। ये बात तो वाजिब उठा रहे हैं ना, आपको अगर उत्तर प्रदेश की घटनाएं दिखाई दे रही है तो राजस्थान की घटनाओं पर आप लोग आंखें मूंदे नहीं बैठे रह सकते। वहां पर भी मानवाधिकार के हनन का मसला फिर उठाया जाएगा। एकदम सही बात है, मानवाधिकार तेरा मेरा नहीं हो सकता हाँ। है। उत्तर प्रदेश में सरकार ही इसमें इन्वॉल्व है तो न्याय मिल नहीं सकता है, तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। वहां के जो मजलूम लोग है, जो गरीब लोग है, जिनको सत्ता दबा रही है, तो उनका आवाज उठाना हमारा काम है। विपक्ष के नाते हम उठा रहे। राजस्थान में जो हुआ है उसमें सरकार तत्पर है। जिन्होंने गुनाह किया है उन्हें सजा देने के लिए सरकार आगे है। और ऐसा नहीं होता तो बीजेपी के नेता वहां पहुंच जाते। और अगर बीजेपी के नेता पहुंचे नहीं है तो उन्हें सिर्फ भाषण में और टीवी स्क्रीन पे आके बात करनी है। मेरा एक अहम सवाल है शिल्पा जी, इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री होते हैं तभी बड़े पैमानों पर धार्मिक आतंक होता है, मानवाधिकार का हनन होता है। पूरे 15 साल जब आप देश के प्रधानमंत्री बनते हो तब भी ये हनन शुरू होता है, बड़े पैमाने पर होता है और फिर आप दूसरों को दोष देते हैं, 56 इंच सीना का दावा करते हो। मैं बहुत मजबूत हूँ, ये बहुत मजबूत सरकार है। और अगर अंडर प्रिविलेज्ड वल्नरेबल क्लास को अगर आरक्षण नहीं मिलता है, सुरक्षा नहीं मिलती है, सरकार के प्रति उनका भाव नहीं रहता है, ऐसी कई घटनाएं मैं गिना सकता हूँ 7 साल की, 2-3 साल की नहीं, माइग्रेंट लेबर से लेकर जी। और वही प्रधानमंत्री आकर अगर रोना रोता है तो अपनी असफलता खुद दुनिया को बता रहे वो। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म का उन्होंने पालन करना चाहिए, सारी कम्युनिटी जानती है, आम आदमी जानते हैं कि अडवाणी जी अगर नहीं बचाते तो तब मुख्यमंत्री नहीं रह पाते। चलिए ठीक है, तो जब अश्विनी शाही जी इसमें जवाब देना चाहिए जल्दी से, उसके बाद मैं रवि पाराशर के पास जाऊंगी। ठीक है शाही साहब, वहां हनन हुआ या नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि पालघर की घटना भी देखिए। आप तो राजधर्म का पालन कराने गुजरात चले गए, पालघर देखिए, राजस्थान देखिए। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में अगर लखीमपुर में देख रहे हैं तो गाड़ी की दुर्घटना भी देखिए और जनता आक्रांताओं के द्वारा मारे गए उस ड्राइवर को भी देखिए। आप दोनों देखिए। ग्राम प्रधान, वहाँ की ग्राम प्रधान बीजेपी की है, ग्राम प्रधान का पति जो भाजपा का कार्यकर्ता है। अरे भाई फिर तेरा मेरा होने वाला नहीं है। सारे वीडियो आप मुद्दे से तेरा मेरा के बारे में बात नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ। रवि पाराशर जी, तो पालघर एकदम क्लियर है, कुछ मानवाधिकार होने वाले हैं तो ये चुनावी फिजा का असर है कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं कि आपने ये किया था, आपने वो किया था, शिल्पा जी में झांकने की कोशिश ये क्या बात है कि जब प्रियंका जी माइग्रेंट लेबर के लिए बसेस का अरेंजमेंट करती है, बसेस मुहैया करती है,
तो वो बसेस में लेबर को बैठने नहीं दिया जाता है, उस बसेस को जी। प्रदेश के अंदर आने नहीं दिया जाता है। ये ठीक है क्या सर। बात है कि ठीक है हाथरस सर, एक मैं साल वही तो पहले कह तक रही हूँ ना, चुनाव मैं नहीं था। वही तो कह रही हूँ ना कि आप लोग अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हमारे हैं, ठीक गिरेबान है, में हम समझ में झांकते आता हैं है, ना। जयपुर ठीक को है, हमने समझ में जाना आता है कि है, हमने विपक्ष दोनों का ने काम है बैठा सरकार को लिया घेरना, गरीबों सरकार ने का बैठा काम लिया, है आया विपक्ष है। की कमियां उजागर करना। हमारे हमारे लेकिन करते हैं, इस बीच हैं। मानव अधिकार तब का जो हमें हनन ऐसा हो रहा है, अन्याय, रवि पाराशर ऐसी जी आपके निर्ममता पास दिखाई आती नहीं हूँ, देती है। क्या ये चुनावी फिजा का असर है जो ये मुद्दा इस तरह से उठा, इस तरह से इस मुद्दे पर अरे राजनीति वही हो रही जयपुर में है? 1000 लेबर थे, उसी बस में बैठा के सत्ता भेज दिए होते पक्ष- बिहार। ठीक है अश्विनी जी, ड्रामा कर रहे थे सत्ता वहाँ पक्ष- पर अश्विनी जी खड़ा सुन लेते हैं करके। सर, और भी पैनलिस्ट मौजूद सुन हैं हमारे लीजिए। साथ। जी। रवि जी, पालघर में भी यही अश्विनी लोग जी हैं। सुन लीजिए, ये मानवाधिकारों को लेकर या जो भी मौलिक सवाल हैं हाँ। उनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरह तूतू मैमे का सिलसिला और बढ़ेगा, और उसकी जो मुख्य वजह मुझे लगती है वो एक साथ चुनाव नहीं होना है। दुर्भाग्य से जो देश में 4 चुनाव हुए, पहले 4 चुनाव 1951-52 के बाद, पाराशर जी, उसके एक बाद विनती से जो पूर्वक मध्यावधि सवाल चुनावों का पूछना सिलसिला शुरू हुआ है। जब माइग्रेंट आप लेबर बात पूरी कर लेने दीजिए, बाद में सवाल पूछिएगा। जो सवाल एंकर ने पूछा है, जो सवाल शिल्पा जी पूछ रही हैं उसका जवाब मैं दूं या आपके सवाल का जवाब दूंगा? ठीक है सर, एक और एक करके मैं सही- अतुल जी, जो अतुल जी, सवाल एक बार रवि शिल्पा जी जी अपनी ने बात मुझसे पूरी पूछा कर है, लें। मैं उसका जवाब उसके बाद वो दूं। आपके ये सवाल डिबेट का भी किसकी जवाब है? दें। एक एक करके, ये एक एक डिबेट करके। किसकी है? चैनल आपका है क्या? ठीक है अतुल जी, चैनल की इंतजार डिबेट करते में हैं, बैठा अतुल हूं जी, मैं, जो इंतजार सवाल करते हैं। उन्होंने उठाया है आप एक उसका एक करके मुझे बोलेंगे तो उत्तर ज्यादा देने बेहतर दीजिए। होगा। ठीक है सर, आपने बुलाया है ना रवि इनको। जी। बिल्कुल, तो आप जो झूठ पहले बोलेंगे तो 4 सवाल चुनाव खड़ा के करेंगे। बाद जो मध्यावधि ठीक ठीक है चुनाव का अतुल जी, सिलसिला आपका शुरू हुआ आपका सवाल लिया जाएगा। देखिए, आप लेकिन जज नहीं एक है, एक करके, सुनिए। प्लीज प्लीज। अतुल जी, आप एंकर के माध्यम से बात करिए। यहाँ आप भी इस तरह कौन होते हैं? मानवाधिकार सीधा का सवाल, आप एंकर पूरी की- बात तो मैं होने एंकर के दीजिए। माध्यम से ही बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक साल पहले कौन सा चुनाव था? रवि जी कांग्रेस अभी मत यहाँ करिए। भी मानवाधिकार एंकर ने जो कर सवाल रही है। मुझसे किया उसका जवाब मुझे दे लेने ठीक है दीजिए। रवि जी, प्लीज कंटिन्यू, कंप्लीट योर उसका जवाब मुझे ले लेने दीजिए। मैं ये कह रहा था शिल्पा जी कि ये जो चुनावी कर्कशता, चुनावी प्रतिद्वंद्विता जिस तरह से बढ़ती जा रही है, हाँ। वो इस वजह से ज्यादा बढ़ती है। मेरा अपना मानना है कि लगातार हर साल 4-5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं आजकल, तो ये एक पॉलिटिकल कटुता की, पॉलिटिकल रंजिश की एक मुख्य वजह मुझे ये लगती है। दूसरी बात, मानवाधिकारों के संदर्भ में अगर हम करें तो प्रधानमंत्री ने हालांकि कोई रेफरेंसेस अपने पूरे वक्तव्य में नहीं दिए, लेकिन ठीक है, जो मौजूदा घटनाक्रम है उसका जिक्र उसकी विश्लेषण और समीक्षा के दौरान आएगा। सिलेक्टिव अप्रोच का जहां तक सवाल है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वैश्विक स्तर पर यह हो रहा है। कश्मीर में आप याद करिए, जब पत्थरबाजी का सिलसिला पूरे उरूज पर था, पूरे जोरों पर था, और उस समय पत्थरबाजों पर जब भारतीय सेना, भारतीय अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस जब पैलेट गन्स चलाती थी, तो पूरे वैश्विक स्तर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन जो मानवाधिकारों की वकालत करने का दावा करते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने वो पत्थरबाजों के घायल होने का तो रोना रोते थे, लेकिन भारतीय सेना के जवान जो जख्मी होते थे उनका कोई जिक्र न देश में कोई विपक्षी पार्टी करती थी और न ही कोई मानवाधिकारी तथाकथित संगठन। ये बात तो ये जो डुअलिटी है, ये जो दोहरा स्तर है, दोहरा मापदंड है, मुझे लगता है कि इस पर हमें बात करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ठीक है, आखिरकार उन आतंकियों के बारे में फिर ऐसी डिमांड्स क्यों, ऐसा पक्ष उनका क्यों लिया जाता है? चीज ये है कि एक चीज हमारे सारे पैनलिस्टों को समझना है, जब कहीं अधिकार जुड़ता है तो अधिकार को संरक्षित करना, रक्षित करना, परिवर्धित करना, ये सरकार का काम होता है। और हनन अगर होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें दोषी होती हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? मान लीजिए कोई क्राइम हो रहा है तो वहां आप ये नहीं कहेंगे कि मानव अधिकार की अवहेलना हो रही है। अरे साहब, वहाँ क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, संज्ञेय अपराध हो रहा है, वहाँ सजा है, लॉ एंड ऑर्डर की अवहेलना है कि नहीं? ये सजा है, बिल्कुल सही बात। तो वहाँ कहाँ उठती है बात? इस चीज की है कि जब सरकार पैलेट्स गन, जो ये कह रहे थे, पैलेट्स गन यूज करती है, जो पूरे विश्व में लगभग बैन है, और हर जगह उठी जहां चली, जब पिन निकलती है हाथ फोड़ देती है, मुंह फूल जड़ती है कहीं और वो पूरा बौछार में निकलती है, तो वहां ये बात अगर उठती है तो सरकार और अपराधी दोनों को आप एक जैसे कार्रवाई से नहीं देख सकते। सरकार आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकती,
क्यों कहा जाता है कि किसी आतंकवादी के भी मानवाधिकार होते हैं? इसलिए कि उसको विधिक संरक्षण आपकी विधि और आपका संविधान प्रदान करता है। ये सरकार का काम है। अगर आप उस प्रक्रिया पे ना जाएं, ठीक है। तो ये कहा जाएगा कि आपने ना तो संविधान की प्रक्रिया का रक्षा किया, ना कानून का किया, ना मानवाधिकार का किया। जैसे एक आतंकवादी ने 16 लोगों की जान ले ली, उसके बाद भी उसको न्याय मित्र दिया गया। क्यों दिया गया न्याय मित्र? क्यों दिया गया न्याय मित्र? इसीलिए दिया गया क्योंकि आपके संविधान में, आपके सीआरपीसी में इसकी विधि व्यवस्था है। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप में और क्रिमिनल में क्या अंतर होगा, मुझे ये बताइए। जब जहां ठाए ठाए की पुलिस चल रही हो, चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप जल्दी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। नहीं सुनिए रवि जी, तोमर जी एक मिनट सुन लीजिए। मुझे बोलिए सर। 27 सुन लीजिए, 27 जो है 27 सुन लीजिए, 27 एनकाउंटर्स मानव अधिकार आयोग के पास गए थे। मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसमें से जो है वो 17 एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश के जो फेक थे। और सुन लीजिए, पुलिस अभिरक्षा में 467 मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। ये है मानव अधिकार। ठीक है, इस पर मैं अश्विनी जी से फाइनल कमेंट में जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप सभी के पास आते हुए एक लाइन में फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। सबसे पहले रवि पाराशर जी आपके पास। रवि जी, मानव अधिकार के मसले पर कम से कम क्या सियासत थमेगी? सतीश जी ने जो कहा, रवि जी फाइनल कमेंट जल्दी से सर। मानवाधिकार के मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, दो ही वाक्य बोलूंगा। दूसरे वाक्य में जो कपीश जी ने पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एक अजीबोगरीब तर्क दिया है कि दुनिया के सभी देशों में बैन है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर से निपटना किसी भी देश की एक सार्वभौमिक निजी व्यवस्था होती है। बहुत से देशों में फांसी की सजा भी नहीं है, तो आप उस आधार पर कोई तर्क नहीं दे सकते। मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन तर्क देते समय हमें थोड़ा सावधान भी होना चाहिए। चलवा दीजिए, किसान भी बॉर्डर पे बैठा देखिए, हुआ, चलवा दीजिए। और करने से आर्गुमेंट में नहीं जाते सर, करने से कंक्लूजन पर आते हैं। उषा जी, सुरक्षा बलों पर पथराव, उषा जी आपको क्या उम्मीदें बनती हैं? क्या लग रहा है ये नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ने जम्मू कश्मीर की हालत ठीक है, उषा जी फाइनल कमेंट आपका। तब रवि आप जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों की तुलना किसानों से कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, कपीश जी, आप दोनों से दरख्वास्त करती हूँ सर, और भी पहले से इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी शाही से भी जवाब लेना है। उन्होंने अखबारों के पत्रकारों पर बाकायदा हल्ला बोल कार्यक्रम चलवाया था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। आप भूल रहे हैं मानवाधिकारों के पास जाते हैं। कपीश प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू। रवि पाराशर जी, कपीश श्रीवास्तव प्लीज सर, तक नहीं मालूम है कि क्या होते हैं और ये दोनों को फेडर डाउन किया जाए, अदरवाइज फाइनल कमेंट्स नहीं आ पाएंगे। उषा जी प्लीज, बिल्कुल, आई वांट टू हैव योर फाइनल कमेंट्स। क्या उम्मीदें लग रही है कि सब तक चीजें आगे की भविष्य की तस्वीर बदलने वाली है? पत्रकारों पर हमले की आजादी पुलिस को दी थी, शायद मानवाधिकारों को बहुत बड़े हितैषी हैं वो। पत्रकारिता करते हैं, आपकी कलम बिकी हुई कलम है, आपकी कलम बिकी हुई कलम सर प्लीज, पर्सनल अटैक के लिए मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। प्लीज जो आदमी प्लीज पीसीआर प्लीज फेड डाउन कीजिए। उषा जी काफी देर से बोलने का इंतजार करेंगे। उषा जी प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ फास्ट। देखिए, ये इस तरह का मुद्दा है जो हम इसको 4 घंटे भी बात करेंगे तो भी खत्म नहीं हो सकता है। राजस्थान अगर यूपी के इशारा करेगा, यूपी राजस्थान की तरफ इशारा करेगा, जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। बिल्कुल, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं प्लीड कर रही हूँ, इस चीज की रखना है मेरी कि जो आम आदमी है, अगर मैं जैसे आपने जैसे ठीक बोला कि मैं धरातल पे काम करती हूँ, मैं लोगों से मेरा मिलना जुलना है, इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है। आज का जो आम आदमी है वो बहुत कंफ्यूज है। हमारे लिए पार्टी कोई भी आए, हम ये कहते हैं कि हमें खुली सांस से जीने का अधिकार होना चाहिए। वो जा रहा है कि बिल्कुल हमें खुली सांस से जीने का अधिकार। चलिए ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय की मेरे पास कमी है। राजेश कोकना जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट, क्या उम्मीदें बनती हुई? एक महान ह्यूमन राइट्स के विचारक ने बोला है कि अगर हम सब मिलकर एक साथ रो नहीं सकते तो हम कभी भी एक साथ रह नहीं सकते। और मुझे बहुत दुख होता है कि एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों से बोलते हैं कि आपके यहाँ पे मानवाधिकार का आनंद है, आप नहीं करते हो, दूसरा पक्ष पहले की बात करता है। जब तक एक दूसरे पे किसी भी घटना के ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी
तो आप मानव अधिकारों की भी हत्या कर रहे हैं। आप बिल्कुल। मानव अधिकारों से ग्रसित लोगों के साथ सही बात एक बोली आप। महान अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अगर मिलकर दलितों के लिए, मरने वालों के और लिए इस रो तरह नहीं के सकते, संवेदनशील मुद्दों और पर आप भी सिर्फ जब पक्ष लड़ाई विपक्ष आप एक सिर्फ दूसरे लड़ाई कर पर सकते हैं तो हमलावर हो जाता है तो फिर देश कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाता है, क्योंकि ऐसे मसलों शोर- पर आप एक दूसरे के शोर- सहयोग आप के शोर साथ मचा काम रहे करने हैं। की आवश्यकता है। और अतुल आप पाटिल जी, शोर जल्दी से मचा रहे आपका हैं, फाइनल कमेंट। सरसरी बकवास कर रहे हैं। हाँ, फाइनल कमेंट अतुल जी। राजेश भाई ने जो बात कही उससे सहमत हूँ, लेकिन सवाल तब उठाना पड़ता है जब जिसको मानवाधिकार की जरूरत है ठीक और जो रसूखदार है ठीक वो है। मानवाधिकार देने के बजाय हंस रहा है। हाँ, 700 किसान मरने के बाद भी तो उसे अगर भी यानी प्रधानमंत्री कि सत्ता में उसका जो संज्ञान बैठा नहीं है, लेता सरकार में जो है, उसका पक्ष में संज्ञान जो नहीं है, लेता उसे भी है अपनी आंखें और खोलनी चाहिए। किसान जिनके लिए वरना कानून विपक्ष है बैठा उन्हें वो हुआ आंखें कानून खोलने नहीं चाहिए, कपिल फिर भी श्रीवास्तव थोपने फाइनल की कमेंट कोशिश एक लाइन करता है में, तो उसके वो बाद मानवाधिकार का अश्विनी शाही हनन जी, है। जल्दी से। देखिए तोमर जी, बहुत सीधी सी बात है। मानव अधिकार का मतलब बॉम्बे होता है में ऑटो गरिमापूर्ण वालों जीवन को जीने के लिए जितने ट्वीट अधिकार करके हैं, मानवाधिकारों उनको के हित की बात संरक्षित करेंगे। और पहुंचाने का काम सरकार ठीक है, का अश्विनी है शाही जी, और वो अश्विनी सरकार शाही ही जी, ये पहुंचाएगी। सरकार का काम है, और सरकार को करना सरकार होगा। अगर नहीं पहुंचा जल्दी पा से, रही है तो फाइनल मानवाधिकारों कमेंट का आपका। हनन हो रहा है। शिल्पा जी देखिए, अभी महबूबा मुफ्ती में और सपा में कोई फर्क नहीं है। ये किसानों की तुलना वहाँ के जो है पत्थरबाजों से कर रहे हैं। पायलट को पूरे देश में, विश्व में बैन करा रहे हैं। मतलब ईंट चलाना मानवाधिकारों का हनन नहीं है और पायलट चलाना हनन है। तो ये है समाजवादी पार्टी और विरोधी का असली चेहरा जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उजागर किया है। यही चेहरा उजागर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मानव अधिकारों पर सियासत नहीं बल्कि सार्थक मंथन होना चाहिए। अन्याय, अधिकारों का हनन कहीं भी हो, बीजेपी शासित प्रदेश में, कांग्रेस शासित प्रदेश में, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर यही कहना है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रही जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now